गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हम लोग का लोकपाल और लोकायुक्त। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमपीपीएससी का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 2 में लोकपाल और लोकायुक्त आपको देखने को मिलेगा। देखिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकपाल और लोकायुक्त यह इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखिएगा आपको कम से कम एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा वहां पर, किसी भी तरह से चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको एक या दो प्रश्न आपको इस यूनिट में इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्त, खासकर लोकपाल लोकपाल के बारे में बहुत डीप आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो हम आपको यह वीडियो में सब बता रहे हैं, संभवतः यह 95% पूरा मैटर आपके पास रहेगा और उस आधार पे संभवतः कोई भी 99% कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, उसे आपको ये होगा कि आप कोई भी चीज पढ़ेंगे हमेशा याद रहेगी और वह एग्जाम के हिसाब से बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोकपाल। हाँ, एक चीज और है, यदि किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी है, हम एक ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें क्लास चल रही है। इसमें आप गूगल मीट के माध्यम से एज ए वर्चुअल क्लासरूम के रूप में आप हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें साथ ही क्लास ले सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मतलब जैसा क्लास का माहौल है ठीक वैसे ही। तो फिलहाल यूनिट 2 के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है और ऐसे ही हम यूनिट 1 या बाकी का स्टार्ट भी करेंगे, जिससे आपको पूरा मैटर और बाकी चीजें बहुत आराम से मिल जाए, समझ में आ जाए एग्जाम के अनुसार। ठीक है, तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर रहेगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, शुरुआत करते हैं लोकपाल। ये लोकपाल एक्चुअली क्या है, ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक प्रयास है, एक तरीका है, एक संस्था है जिसको भारत ने अपनाया है। इसके यदि हम थोड़ा सा इतिहास की बात करें कि यह कैसे आया या किस प्रकार से आया, किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की, इन सब पर यदि हम लोग बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, जो एक मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। कब बना था? 1966 में बना था। इन्होंने सिफारिश की थी, क्या सिफारिश की थी कि जो नागरिकों की शिकायतों के निपटान की समस्या पर एक विशेष अंतरिम रिपोर्ट इन्होंने पेश की। और इस रिपोर्ट में क्या कहा उन्होंने, नागरिकों की शिकायत के निपटाने के लिए लोकपाल, देखिए ये इन्होंने कहा लोकपाल और लोकायुक्त नामक दो विशेष अधिकरणों की स्थापना इन्होंने की, या की के करने के लिए सिफारिश की। इन्होंने किया नहीं, इन्होंने करने के लिए सिफारिश की, क्योंकि ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे कि कैसे प्रशासनिक सुधार हो। और उस प्रशासनिक सुधार में इन्होंने पाया कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है किसी ना किसी रूप में, और इसको दूर करने के लिए कुछ एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक हो सके। तो एक दो संस्था का इन्होंने सुझाया, एक लोकपाल और लोकायुक्त। इन संस्थाओं का गठन, ये जो संस्था है इनका बेसिक क्या था, बेसिक जो स्कैंडिनेवियन देश हैं यहाँ पर ओम्बुड्समैन संस्था, कौन सी है? ओम्बुड्समैन एक संस्था है, और न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त, इन दोनों के नमूनों के आधार पर, किसके माना बेस कौन सा है, एक ओम्बुड्समैन संस्था भी है और साथ में न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त के नमूने के आधार पर किया गया। अब देखिए जो लोकपाल का काम है, केंद्र और राज्य, देखिए अभी दो काम हो गए, एक लोकपाल बन रहा है, एक लोकायुक्त बन रहा है। तो जो लोकपाल क्या है, उसका काम क्या, केंद्र और राज्यों के स्तर पर मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध शिकायतों का शिकायतों को निपटाना। तथा जो लोकायुक्त है उसमें एक केंद्र और प्रत्येक राज्य में एक का काम विशेष उच्च अधिकारियों में जो हाई क्लास ऑफिसर्स होते हैं उनके विरुद्ध शिकायत जो होती है उनको निपटाने का ये कार्य करेंगे। परंतु प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहा, एक और चीज बताई कि न्यूजीलैंड की तरह ही न्यायपालिका को लोकपाल और लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। मतलब उन्होंने ये कहा कि ऐसा करिए, जो मेन कॉन्सेप्ट तो स्वीडन का है, ओम्बुड्समैन है, लेकिन ओम्बुड्समैन जो स्वीडन वाले में क्या होता है, उसमें ये होता है कि न्यायपालिका को भी इसके अंडर रख दिया जाता है, लेकिन
जो न्यूजीलैंड है वहां पर यह नहीं रखा जाता। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम न्यायपालिका को इससे दूर रखते हैं जिससे कुछ व्यवस्था बनी रहे। तो उन्होंने न्यूजीलैंड की तर्ज पे उन्होंने एक व्यवस्था बताई कि वहां पर हम न्यायपालिका को अलग कर देते हैं, वो सही रहेगा। बाकी सब तो अंदर आएंगे। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। जो एआरसी मतलब एकेडमिक रिफॉर्म कमेटी के अनुसार, जिसमें मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे, लोकपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। बाद में इसमें थोड़ा संशोधन भी हुए हैं 2016 के आधार पर, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो एआरसी उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी। क्या सिफारिश की थी? कि लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी होनी चाहिए? पहला, यह पहली बात तो स्वाधीन और निष्पक्ष हो। दूसरा, जांच और कार्यवाही इनकी गुप्त हो, माने इनकी जो कार्यवाही होगी गुप्त होनी चाहिए। और अनौपचारिक, मतलब अनौपचारिक प्रकृति का मतलब सीधा सा होता है कि जैसे जनरली आपने देखा होगा इनकम टैक्स से बाकी भी जब कोई कार्यवाही करनी होती है तो पहले क्या करते हैं, वो आपको नोटिस आती है। न्यायपालिका में देखा होगा तो पहले सम्मन आता है, उसके बाद फिर आपको जवाब देना होता है, उसके बाद फिर आपके ऊपर कार्यवाही होती है। इसमें ये कहा गया कि बिल्कुल भी अनौपचारिक रूप से हो, बिल्कुल भी गुप्त रूप से हो। यदि ऐसा किया जाएगा तो ही जांच बेहतर हो पाएगी, नहीं तो क्या होगा, जनरली क्या होगा कि लोग अपनी व्यवस्था पहले से कर रहेंगे, अपने को बचाओ ज्यादा अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे और अपने अपराधों को छुपा पाएंगे। तो उन्होंने कहा गुप्त रूप से होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सके जो नियुक्ति होंगी वो गैर राजनैतिक हो, मतलब जो भी इसमें लोग रखे जाएं वो राजनैतिक रूप से नहीं हो, क्योंकि राजनैतिक रूप से होंगे तो आपको पता है अच्छे से उसमें क्या होगा। उसमें ये होगा कि देखिए कोई भी मंत्री है, मंत्री यदि मान लीजिए इसमें आ गए तो उनके साथ वाले मंत्री उनके प्रति वो भ्रष्टाचार की शिकायत अच्छे से नहीं कर पाएंगे या जांच नहीं कर पाएंगे, या बाकी जो उनके सगे संबंधी हो गए, बाकी जो अच्छे से पोस्ट में हैं तो उनके प्रति वह अच्छे से जांच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या रखा है, गैर राजनैतिक रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, उनकी पद स्थिति देश के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारियों के समकक्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समकक्ष। किसके समकक्ष? जो हम लोगों के न्यायपालिका के उच्च अधिकारी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, इस तरह के जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है उनके समकक्ष इनकी पद स्थिति होनी चाहिए। उन्हें विवेकानुसार उन मामलों से जो निपटाना है, क्या उनका मामला क्या होना चाहिए? देखिए अन्याय, भ्रष्टाचार, पक्षपात, इन तरह के कार्यों को वो निपटाएंगे। उनकी कार्यवाहियां न्यायिक हस्तक्षेप के अधीन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने देखा हो किसी भी कारण से पुलिस ने कोई हिरासत में ले लिया या केस कर दिया या किसी भी कारण से, तो फिर आपको ठीक नहीं लगा तो आप कहाँ चले गए? आप न्यायपालिका की शरण में चले गए, वहां पर जाकर आपने बात की, बोला और केस चला, फिर सही गलत का फैसला हुआ। तो इन्होंने कहा कि यदि ऐसी स्थिति होगी तो जो जिसके प्रति भी लोकपाल की शिकायत की जाए, क्योंकि सभी उच्च अधिकारी होंगे, मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, तो सभी लोग चले जाएंगे न्यायपालिका। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, इसको न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त रखिए। फिर अपने कार्यों से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उनको अधिकतम छूट और अधिकार मिलने चाहिए। मतलब उनको ये कहा गया है कि जितने भी अपने कार्य करेंगे उनको बेहतर तरीके से इनको फ्री फील करे, वो उनको राइट्स मिलने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सिविल न्यायालय की शक्ति इसको भी इनको मिली हुई है, या कहीं किसी भी कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, ये सब चीजें इनको मिलनी चाहिए, तभी वो बेहतर तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। ठीक, और क्या हुआ इसमें? और ये कहा उन्होंने कि कार्यकारी सरकार से उनको किसी प्रकार के हित या आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। कैसा? आपको पता है अक्सर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं यदि वो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ते हैं उसके बाद उन्हें एक उम्र के बाद उनको क्या हित रहता है कि ज्यादा होगा तो हमें इस राज्य का राज्यपाल बना देंगे, यहाँ का हमको कोई अच्छी किसी कमेटी का हेड बना देंगे, ये सब उनको अंदर से रहता है। यदि ऐसा रहता है तो वो सरकार के प्रति उतने खुल के वो नहीं बोल पाते।
तो यदि पहले ही उनको आर्थिक लाभ और हित की आशा नहीं होगी तो वह बिल्कुल भी निष्पक्ष होके पूरा कार्य कर पाएंगे अपने जो उन्होंने कार्य सौंपा जाएगा। देखिए जो विधान है वास्तव में इस विधान को बनाने में 8 सरकारी प्रयास हो चुके हैं, पता है आपको? 8 सरकारी प्रयास। कोई भी कार्य जनरली सरकार चाहे तो एक बार में कर सकती है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन 8 बार सरकारी प्रयास हमको ये बताता है कि लोकपाल एक इतनी ताकतवर और इतनी पावरफुल संस्था है कि उसको सरकार चाहती ही नहीं थी कि यह वो बने, और यदि बनेगी तो उनके सांसद, उनके विधायक, उनके मंत्री, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फंस सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि इसको टाला जाए, इसको बनाया ही ना जाए। तो इस प्रकार से देखो 8 प्रयास हो गए। पहला प्रयास 1968 में हुआ, दूसरा प्रयास 1971 में, तब भी सफल नहीं हो पाया। तीसरा प्रयास 1977 में हुआ, तब भी सफल नहीं हो पाया। जो चौथा प्रयास है 1985 में राजीव गांधी के सरकार में हुआ, उस समय भी यह सफल नहीं हो सका। फिर उसके बाद क्या है, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भी यह प्रयास किया गया, लेकिन यह सफलता प्राप्त नहीं कर सका विधेयक। सितंबर 1996 में भी सेम यही पोजीशन रही। अगस्त 1998 और 2001 में सेम यही सब देखने को मिला कि यह विधेयक कहीं ना कहीं उस पटल में पहुंच नहीं पाया, पहुंचा भी तो या लोकसभा भंग हो गई या उसको पास नहीं कर, मतलब किसी भी कारणों से यह फाइनली नहीं हो सका। कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोचिए कि इतने लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी क्या मन से प्रयास किया होगा? नहीं किया होगा। क्यों? या पक्ष में बैठा हुआ जो सरकार में है वो और जो विपक्ष में है, दोनों नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं ये चीजें हो। यदि ये चीजें होंगी तो स्वाभाविक है उनका जो अधिकार क्षेत्र है या उनकी उन्मुक्तता है वो तो भंग होगी ना, यदि ये सामने आ जाएंगे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, 8 बार प्रयास, तो ये गिनती भी याद करिएगा, 8 बार, ठीक है ना? अक्सर पूछ सकते हैं कितने बार प्रयास किए गए। फिर उसके बाद वर्ष 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित आयोग ने लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री को इसके दायरे में रखने की बात की। देखिए अभी तक क्या था, सबको रखा जाए, सबको रखा जाए, ये बात चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री इनके हद में नहीं थे। लेकिन 2002 में एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में जब एक आयोग बना, उस आयोग ने सिफारिश की कि ऐसा किया जाए कि प्रधानमंत्री को भी इनके दायरे में रख लिया जाए। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, देखिए पहला सुधार आयोग किसके, मोरारजी देसाई में, दूसरा किसमें, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक आयोग बना। ये दोनों याद करिएगा, जितने फैक्ट हैं उसको बहुत ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिफारिश की कि लोकपाल का पद जल्द से जल्द स्थापित किया जाए, मतलब इतना डिले हो गया, इतना टाइम बीत गया, तो उनका कहने का मतलब था कि भाई ऐसा करिए, जल्दी से कीजिए, बहुत समय बीत रहा है, इतना समय बीतेगा तो कैसे चलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2011 में सरकार ने प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार पर लगाम हेतु सुझाव देने तथा लोकपाल विधेयक के प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए गठित किया। 2011 तक पहुंच गए, देखिए अभी भी फाइनली कुछ नहीं आया। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा अन्ना हजारे का नाम सुना हो। अन्ना हजारे यही हैं जिनके सहयोगी केजरीवाल है। इन्होंने 2011 में बहुत बड़े आंदोलन चलाए थे और उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन इन्होंने चलाया था और इस केंद्र में तत्कालीन यूपी सरकार पर दबाव बनाया, मतलब जो उसमें कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, कि दबाव बनाया कि आप इसको बनाइए, बहुत समय बीत रहा है, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और उनके दबाव के कारण ही संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हो गया। ये देखिए कितनी बड़ी बात हो गई कि फाइनली वो विधेयक कब से चल रहा था, 1968 से, सोचिए, और अब चल रहा है 2013। मतलब मान के चले कि अप्रोक्सीमेटली इसमें इतना ज्यादा टाइम, मतलब 40-45 वर्ष से ऊपर का समय होगा, तब कहीं जाके इन्होंने विधेयक, वो भी कब, जब बहुत बड़ा आंदोलन चला।
और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सहमति दे दी। 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया। ये बिल्कुल से आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये याद करिएगा बहुत ध्यान से, यही डेट भी पूछ सकता है। 2014 को राष्ट्रपति ने सहमति दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। लेकिन लागू तो हो गया, देखिए अभी आप आगे समझेंगे कितनी ज्यादा दिक्कतें आई लागू होने के बाद भी, क्या क्या हुआ। इसके जो पहले का विधेयक था उस विधेयक में क्या खास बात थी उसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग। परंतु किसी न किसी कारण से उपरोक्त में से कोई भी विधेयक पारित ना हो सका। जो बहुत सारे पारित नहीं हुए, 2013 से पहले की बात कर रहे हैं हम, 2013 की पहले की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ, पहले 4 विधेयक, मतलब ये पहले की बात बता रहे हैं, पहले 4 विधेयक किस कारण से नहीं हुए, फिर 5वां किस कारण से नहीं हुआ, 8वां, मतलब जो 8 में क्या क्या कारण थे इस कारण में उन्होंने बताया। फिर 2000 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, यही 2001 का ड्राफ्ट ही 2013 में फाइनली सबमिट हुआ। क्या 2001 के ड्राफ्ट में था क्या क्या, आप समझ पा रहे हैं। जो 2013 में विधेयक पहुंचा, 2014 में पास हुआ, इसमें बहुत सारी चीजें 2001 के विधेयक के ड्राफ्ट के आधार पर ही हैं। हाँ, 2016 में कुछ संशोधन हुआ, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन 2001 के विधेयक में एक्चुअली था क्या क्या, ये आप समझिए इस चीज को, ठीक है। अब देखिए, विधेयक में लोकपाल संस्था की स्थापना का प्रावधान है, जिसका काम प्रधानमंत्री सहित, देखिए प्रधानमंत्री सहित सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करना है। शर्त यह है कि अपराध शिकायत के लिए 10 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, 10 वर्ष के भीतर कहा गया, वैसा नहीं हो कि बस आप 20 साल 30 साल बाद आप उस पर चर्चा करें, नहीं, 10 वर्ष के भीतर ही उसमें शिकायत होनी चाहिए। लोकपाल संस्था में एक सभापति होगा, या तो वो कौन होगा, या तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, अथवा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस प्रेजेंट टाइम में हो या रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस वर्तमान में हो या रह चुका हो। ये होंगे 2 अन्य सदस्य, वे होंगे जो या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रह चुके हो, अथवा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मतलब एक तो हो गया आपका सभापति में कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा या कोई न्यायाधीश होगा, या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और या तो रिटायरमेंट हो चुके हो या वर्तमान में, कोई भी चलेगा, मतलब होना इसी में चाहिए। जो 2 अन्य सदस्य होंगे, उन सदस्यों में क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, और या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ये सभापति के रूप में और 2 सदस्य के रूप में है, ठीक है। अब हम लोग सभापति और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। हालांकि देखिए, अब जो 2016 का आएगा उसमें कितने हो गए, 8 लोग हो गए हैं, टोटल कितनी संख्या हो गई, 8। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मेन 2 लोग विशेष तौर पे हो गए सदस्य जो न्यायिक एरिया से आते हैं, और जो मुख्य जो सभापति होगा, चेयरमैन होगा, वो क्या उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, सभापति और सदस्यों की नियुक्ति, मतलब जो भी ये और 8 टोटल जितने भी लोग हैं, टोटल इतने लोगों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। जो सभापति होंगे और जितने भी सदस्य होंगे, उन नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पे की जाएगी। समिति में क्या होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, उनके प्रमुख होंगे। प्रधानमंत्री सदस्य होंगे, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य होंगे, गृह मंत्री भी होंगे, ठीक है, और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता होंगे। इन सभी को मिलाकर क्या होगा, एक कमेटी बनेगी। कमेटी के हेड उपराष्ट्रपति होंगे, और उपराष्ट्रपति ही क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को बनाया जाए, और फाइनली फिर वो व्यक्ति आएगा इसमें, ठीक है। चलिए, अब विधेयक में सभापति तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष रखा, कितना रखा गया है इसमें कार्यकाल, 3 वर्ष रखा गया है। इसको भी बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, ऐसे सीधे सीधे प्रश्न एमपीपीएससी पूछता है, कितने वर्ष कार्यकाल होगा, ठीक है, इनका जो चेयरमैन होगा वो क्या योग्यता क्या रखते होंगे, ये सब चीजें चर्चा का विषय है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विधेयक ये सुनिश्चित करता है कि लोकपाल स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगा,
अपने कार्यों को बिना किसी भय तथा पक्षपात के करेगा। इसके लिए विधेयक में कहा गया है कि जो लोकपाल के सभापति या इनके किसी सदस्य को उसके पद से हटाया तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक राष्ट्रपति उसे दुर्व्यवहारी, अकुशल, अयोग्य घोषित ना कर दे। मतलब ऐसे नहीं कि लोकपाल बन गया, मालूम चला उनके प्रति शिकायत करने लगे तो वो उनको हटा दिया या उनको हटवा दिया, ऐसा नहीं है। वो केवल इन कारणों से ही दुर्व्यवहारी हो सकते हैं, अकुशल हो सकते हैं और अयोग्य हो सकते हैं, इस आधार पर उनको हटाया जा सकता है। लेकिन तब भी कब, इसका जो आदेश होगा वह एक समिति की जांच के बाद ही होगा, जिनके सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश होंगे। और 2 भी कौन होंगे? जो वरिष्ठता के सबसे मोस्ट सीनियर ऊपर से लेंगे 2 लोग मिलेंगे आपको, उनको मिलाकर एक कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करेगी और जांच के आधार पर ही बाकी चीजें होंगी। ठीक है। अब देखिए, लोकपाल उन शिकायतों की जांच करेगा जिनमें किसी सार्वजनिक कार्यपालक पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय अपराध करने का आरोप है। मतलब इस क्या क्या अपराध होते हैं, ये भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में बताया गया और इसी के आधार पर वो क्या करेंगे, जांच अपनी पूरी करेंगे। सार्वजनिक कार्यपालक के अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा संसद सदस्य सहित केंद्रीय मंत्रियों के तीनों प्रवर्ग आते हैं। तीनों प्रवर्ग मतलब सभी आते हैं। क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री तो हो गए, संसद सदस्य हो गए और केंद्रीय मंत्री के तीनों प्रवर्ग, ये क्या होते हैं? आपने देखो जो मंत्री होते हैं मोस्टली उसमें एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं और एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं। ये तीनों इसमें आएंगे। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और निर्वाचन आयुक्त जैसे संवैधानिक कार्यकर्ताओं को बाहर रखा गया है। देखिए, किसको रखा गया बाहर? ये प्रश्न अच्छा बन सकता है कि लोकपाल की सीमा से किसको बाहर रखा गया। एक न्यायाधीश, दूसरा निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों क्या करेंगे? ऑप्शन में आ सकता है कि पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत। इस आधार पर लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से प्रधानमंत्री के उन कार्यों को बाहर रखा गया है जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। किससे? राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब कहां पर कोई ऐसी नीति, गुप्त नीति या विदेश नीति, इन सबको बाहर रखा गया है किसी प्रधानमंत्री के। लोकपाल को प्रभावी तथा अर्ध न्यायिक ढंग से कार्य करने के योग्य बनाने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाने, उसको उपस्थित के लिए बाध्य करने तथा शपथ पर उससे पूछताछ करने के संबंध में दीवानी न्यायालय, किसके? दीवानी न्यायालय के अधिकार दिए गए हैं। विधेयक में खुले न्यायालय या जो लोकपाल हैं वो चाहे तो बंद कमरे में भी कार्यवाही कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? वे छोटी छोटी बारीकियां हैं, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, कार्यवाहियों के लिए 6 महीने में पूरा हो, जितनी कार्यवाही लोकपाल करेंगे, जांच करेंगे, वो सब 6 महीने पूरी करनी चाहिए। और यदि किसी अपरिहार्य कारणों से थोड़ा समय लगता है तो 6 महीने का बस अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इतने में उनको अपनी कार्यवाही पूरी करनी है। देखिए, 2016 में थोड़ा सा कुछ संशोधन किया गया था। क्या संशोधन किया गया? जो 2013 का विधेयक था, संशोधन करके जुलाई 2016 में क्या है, इनको प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या कहा गया? ये कहा गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल दल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। मान लीजिए विपक्ष को मान्यता नहीं मिली, विपक्ष मान्यता तब मिलती है जब उसको लोकसभा की जितनी सीटें हैं उनमें से 10% सीटें प्राप्त होती हैं, तब वह विपक्षी दल के रूप में मान्य होता है। क्योंकि देखिए इस बार क्या हुआ, कांग्रेस को इतनी सीटें मिली नहीं, तो इस कारण से वो विपक्षी दल के रूप में नहीं मान्य हुआ। लेकिन उसमें इसी कारण से कह दिया गया कि जो सबसे बड़ा एकल दल विरोधी दल होगा उसको जो नेता होगा वह एक चयन समिति में सदस्य होगा। 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया। इसमें प्रावधान के सरकारी सेवा में आने के 30 दिन के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ये मतलब यदि कोई आता है, गवर्नमेंट जॉब में आता है, तो उसको पहले बता दिया जाए कि देखिए हमारे इतने घर हैं, इतना हमारे सोना चांदी है, इतना पैसे हैं, ये सब पहले से बता दिया जाएगा, जिससे
ये काउंट किया जाए कि बाद में आपकी संपत्ति कितनी बढ़ी। इसमें क्या है, 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से करेंगे। पहले क्या था कि 30 दिन के अंदर घोषित करना है, लेकिन अब संशोधन करके 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब लोक सेवक अपनी संपत्ति और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में करेंगे। ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार का ही पैंतरा है। भाई हम अभी फिक्स था 30 दिन, उसको घटाए कुछ कर देंगे, जैसा भी उनका व्यवस्था रही वो जानते तो हैं आप। यह ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी अपनी तथा पति पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है। जहां उन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हो, तो वहां पर यह भी अपनी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे यदि इस क्राइटेरिया में ये आते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप लोग कमेंट्स की जरूर कीजिएगा, या मैसेज कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अभी हम लोग एक संरचना पढ़े थे ऊपर कि चेयरमैन ऐसे होते हैं या 2 न्यायिक, टोटल कितने क्या होते हैं, इस विषय में थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से पढ़ते हैं। लोकपाल की संरचना। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। मतलब इसकी संरचना क्या हुई, 1 + 8 = 9। मतलब टोटल अधिकतम इसमें लोग 9 लोग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, लोकपाल संस्था का जो चेयरमैन, जो हमने बताया था आपको, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या असंदिग्ध प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठा, प्रकांड योग्यता का विद्वान या प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा, बैंकिंग, कानून व प्रबंध की न्यूनतम 25 वर्ष का विशिष्ट ज्ञान व अनुभव हो। इसमें क्या कहा गया है, 25 वर्ष का विशिष्ट ज्ञान हो। मतलब ये तो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तो हो ही, साथ में क्या होगा, इसमें इस क्षेत्र में इन्हें 25 वर्ष का इनके पास ज्ञान या अनुभव हो। जो 8 होंगे, 8 में से क्या होंगे, आधे, मतलब आधे न्यायिक सदस्य होंगे तथा न्यूनतम 50% सदस्य SC, ST और OBC वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। कैसे, देखिए ये देखो, ये हो गया 8, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है ना। 8 में क्या होंगे, 4 ये होंगे और 4 ये होंगे। ये जो 4 होंगे ये न्यायिक सदस्य होंगे और ये जो बाकी 4 होंगे इनसे SC, ST, OBC से होंगे। मतलब इस प्रकार से इन्होंने बांट दिया है। लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब जो 4 हैं, इन चारों की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसमें जो भी होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। गैर जो न्यायिक सदस्य हैं, जैसे ये बताया हम लोग को, SC, ST, OBC, असंदिग्ध, सत्यनिष्ठा, प्रकांड योग्यता और प्रख्यात व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन से वही सेम 25 वर्ष का उनके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। नहीं होगा तो वो इसके पात्र नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए इनमें कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, क्या है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले ये लोग पूरा कर लेंगे इसमें इनको रिटायरमेंट हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, जो हमने अभी पढ़ी आपसे ऊपर। चयन समिति में कौन होगा, चयन समिति प्रधानमंत्री जो चेयरपर्सन होता है। अब देखिए इसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, प्रधानमंत्री अब चेयरपर्सन, उसमें क्या था, उसमें उपराष्ट्रपति था, लेकिन इसमें क्या है, अब चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जो कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश या प्रख्यात न्यायविद से मिलकर बनी होती है। पहले वाले में वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन था, लेकिन इसमें क्या है, प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है और उसको ही चुनाव करना है। साथ में लोकसभा अध्यक्ष,
लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई, मतलब 1+3 इसका स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, टोटल 4 लोग हो गए, जिसमें से एक क्या हो गया, पीएम हो गए, और बाकी 3 लोग ये हो गए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सब हो गए। ठीक है, लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति के कम से कम 8 व्यक्ति की एक सर्च पैनल, खोजबीन समिति गठित की जाएगी। देखिए, पहली तो क्या है, इनकी चयन समिति होगी, इन चयन समिति के लिए भी एक खोजबीन समिति होगी। वो खोजबीन समिति 2018 में आई थी, उन्होंने अस्तित्व में आई है। तो मतलब कहने का मतलब एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन फाइनली अब इसका इंप्लीमेंट कितना अच्छा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए, लोकपाल का अधिकार, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, क्या क्या है शक्तियां, ध्यान से समझिएगा। पहली बात, प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए बी सी और डी अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बन सकता है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा। लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर सीमित रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंध ना हो। मतलब प्रधानमंत्री दायरे में आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के वो कार्य जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह की बातें जिसमें जो बहुत राष्ट्रीय हित में आवश्यक हैं, उन पर कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी उस पर जांच नहीं की जा सकती। संसद में कहीं किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों, सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। मतलब संसद के अंदर भी कुछ कह रहे हैं तो वहां भी ये कुछ नहीं बोल सकते। और क्या है, इनके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय, समिति का प्रभारी, निदेशक, प्रबंध सचिव या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित हो या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित, नियंत्रित हो, या कोई अन्य व्यक्ति जिसको घूस देने या लेने में सहयोग हो। मतलब कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार संबंधित पूरा कार्य करेंगे। ये लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपने आश्रितों की परिसंपत्ति व देयताओं को प्रस्तुत करें। जितने भी लोक सेवक हैं, जो भी लोक सेवक के दायरे में आते हैं, सभी अपनी संपत्ति और अपने आश्रितों की संपत्ति के बारे में जानकारी दें। इनके पास सीबीआई की जांच करने, उसे निर्देश देने का अधिकार है। मतलब सीबीआई से कह सकते हैं कि आप इसकी जांच कीजिए और उनको आदेशित कर सकते हैं। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले की जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मतलब यदि किसी ने लोकपाल दे दिया मामला और वो मामला के बीच में ही कोई अधिकारी बदलते हैं या कुछ बदलते हैं, तो यह लोकपाल की अनुमति के बिना ऐसा संभव नहीं है। फिर देखिए आगे क्या है। अभी जो हमने बताया था आपको, लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय, क्या एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं। किसके समान? एक सिविल न्यायालय के, जैसे किसी को सम्मन करना हो, बुलाना हो, पेशी लेना हो, ये सब इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों, लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त हुई हैं। हर प्रकार से इनके पास अधिकार है कि वो चीजें जब्त भी कर सकते हैं। लोकपाल को ऐसे लोक सेवकों के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने के निर्देश देने का भी अधिकार है। मतलब ये बहुत सारे इसमें अधिकार हैं जिससे भ्रष्टाचार के को रोकने, उसको जांच करने, इस पर भी कार्य हो सके। देखो, वर्तमान में लोकपाल की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो समिति है, उन्होंने वहां जो मार्च में कार्यकाल समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के लिए पहले लोकपाल के रूप में किया। पहले लोकपाल, ध्यान करिए, पिनाकी चंद्र घोष हैं, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी।
4 नए सदस्य भी हो गए। तो कह ले मेन कौन है, पिनाकी चंद्र घोष पहले थे। और जो अभी देखिए अभी तक अपडेट ऐसा कुछ नेट में है नहीं, ऐसा कुछ होगा तो इस अपडेट आप कर लीजिएगा, या हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल अपडेट कर देंगे कुछ समय बाद कि वास्तव में वर्तमान की, बिल्कुल वर्तमान की माने आज तक की स्थिति क्या है। क्योंकि देखिए यह जब भी लोकपाल बना था उस लोकपाल की स्थिति में तो हालांकि 3 वर्ष पूरे पूरे हो चुके हैं, तो अब हो सकता है एक्सटेंशन किया हो, क्या है फाइनलाइज अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बार आप भी नेट पे चेक कर लीजिएगा। ये तो पहले हो गए, ठीक है। ये पहले पिनाकी चंद्र घोष पहले न्यायाधीश, पहले लोकपाल हैं, और वर्तमान में भी यही है या चेंज हो गए हैं, इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल में व्यवस्थित रूप से आपको बता देंगे। ये पूरा काम हो गया लोकपाल का। इसमें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको निश्चित 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त देखिए, जहां केंद्र सरकार लोकपाल की संस्था की स्थापना पर अभी भी बहस कर रही थी उस समय, अब तो हो गई है, वहां अनेक राज्यों ने लोकायुक्त संस्थान का गठन भी कर लिया। उसमें क्या देखिए, सब लोकायुक्त संस्था की स्थापना सबसे पहले किसने की, महाराष्ट्र ने की। हालांकि विधेयक सबसे पहले उड़ीसा ने प्रस्तुत किया था, लेकिन उड़ीसा ने बाद में नियम बनाया 1983 में। तो पहला कौन हुआ, फर्स्ट हुआ महाराष्ट्र, ठीक है, और सेकंड कौन हुआ, उड़ीसा। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा जरूर। संरचनात्मक विभिन्नताएं अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर दिया गया है, कहीं पर लोकायुक्त भी है, साथ में उपलोकायुक्त भी बना दिया गया है। ये थोड़ी सी इसमें संरचना में अंतर किया गया है। नियुक्तियां क्या होंगी, अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। नियुक्त करते समय राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से सलाह लेंगे। मतलब राज्यपाल करेंगे लेकिन उसमें सीएम भी साथ में होगा, सीएम होंगे और विपक्ष के नेता होंगे और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है ना। ठीक है, अब योग्यताओं के बारे में आते हैं। योग्यताएं सब में कहीं ना कहीं किसी जगह पे, मतलब कुछ राज्य देखिए यूपी, हिमाचल, ये सब में राज्य यहाँ पर न्यायिक योग्यताएं उल्लेखित की गई हैं, लेकिन कुछ जो बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान में यहाँ कोई विशेष योग्यता को उल्लेख नहीं, सब अपने अपने हिसाब से बनाए लोगों ने, जैसी सरकार वैसी व्यवस्था की गई है। कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष और 65 वर्ष किया गया है इसमें, और उसमें क्या था, ठीक है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, एक ही बार नियुक्ति होगी, बार बार नहीं कि आप हर बार आप लोकायुक्त बने रहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। अधिकार क्षेत्र में क्या है, अधिकार क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कैसे, कुछ जगह क्या है वो सीएम को शामिल किया है, कहीं पर सीएम को देखो, कुछ जगह पे मुख्यमंत्री इसके अधिकार क्षेत्र में है, क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, कुछ जगह शामिल किए गए हैं, कुछ जगह विधानसभा सदस्य भी हैं, कुछ मतलब अलग अलग है, लोगों ने अपने सुविधा के आधार पर किया गया है। बस हमको इंपॉर्टेंट, चूंकि ये मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में क्या है, मुख्यमंत्री इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बस इसको जरूर ध्यान से रखना है कि एमपी जो है उसके विषय में आप थोड़ी बेहतर समझ लें। और जांच, अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त अपनी जांच प्रशासन के अनुचित कार्य के विरुद्ध किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत के आधार पर भी कर सकते हैं और स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में पहल करने का अधिकार नहीं है और कुछ में है। जैसे क्या है ना, देखिए ना, पहल में जांच करने का अधिकार उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों में नहीं है, कुछ जगह पे है। मामलों का क्षेत्र यदि आप मान ले तो मामलों का क्षेत्र में क्या होता है कि जिस जगह पे, जिस राज्य में वो है, उसी राज्य में वो प्रयास कर सकते हैं और भ्रष्टाचार की जांच कर सकते हैं। कुछ विशेषताएं और दी हुई हैं। क्या क्या विशेषताएं, पहली विशेषता यह है कि लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। वो राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हैं।
राज्यपाल इस रिपोर्ट को विश्लेषणात्मक स्मृति पत्र के रूप में राज्य की विधायिका के पटल पर रखते हैं। दूसरा है जांच करने के लिए वह राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता ले सकते हैं। देखिए पहली बात तो क्या है, राज्यपाल को अपनी के प्रति वो अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो देते हैं, और ये जो राज्यपाल होती है क्या है, जो भी जांच वगैरह क्या कहाँ पर यह जांच करने के लिए राज्य की जांच एजेंसियों की सहायता लेती है। पहली तो राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत किया और राज्यपाल ने विधानसभा में प्रस्तुत किया। दूसरा क्या है, जो अपनी जांच के लिए वहां की जांच एजेंसियों की भी सहायता लेते हैं। राज्य सरकार के विभागों से प्रासंगिक फाइलों और दस्तावेज को तलब कर सकता है। लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और राज्य सरकार इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। केवल सलाहकारी है, मानने जरूरी कि हम माने ही माने, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया लोकायुक्त और लोकपाल। लोकपाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस बात को प्लीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जनरली होता है अरे हो गया हम पढ़ लेंगे क्या है, लेकिन आप इसको देखिएगा, आप एक दो प्रश्न आपको देखने को जरूर से मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज और बताते हैं आपको हम, देखिए यदि आप इसमें हमने क्या है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें ऑनलाइन ये जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है ऑनलाइन लाइव क्लासेस है। ठीक है, किस पे है, गूगल मीट पर है। किस पे है, गूगल मीट पर है ये। इसमें आपको एक क्लास वर्चुअल क्लास रूम के हिसाब से आपको क्लास मिलेगी। अभी फिलहाल यूनिट 2 है। इस यूनिट 2 में आपको ई नोट्स मिल जाएंगे और पूरी तरह से आप इस पे कोई क्वेश्चंस करना हो, क्लास के समझना हो, या हर एक चीज आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ऑलरेडी क्लास चल रही है, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो अगले बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके लिए सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए। साथ ही इसमें क्या है, कोई भी आपको लगे, कोई भी आपको जानकारी करनी हो तो ये जो नंबर है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एक जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम यूजीसी नेट के लिए भी चल रहा है, सब्जेक्ट सोशल वर्क। इनकी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अगले टॉपिक फिर हम जल्दी लेके आएंगे। कुछ आपको डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।